अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे दादा मियाँ हुजूर अब्दुल रज्जाक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार के चूनिया शरीफ डिस्ट्रिक्ट केकड़ी स्टेट राजस्थान में 25 मई, 26 मई, 27 मई, 28 मई को उर्स मुबारक रहेगा। आप सभी हाज़रात को खीर मुबारक। तो हमारी आपसे पुरजोर गुजारिश है, और जो हमारे मुरीद है तो उनको कहा जाता है कि आप सभी लोग उर्सों में शिरकत फरमाएं। और 25 तारीख को चांद की 4 तारीख रहेगी, वार जुमेरात रहेगा और सरकारी चादर रहेगी। और 26 तारीख को शबेदारी की महफिल रहेगी, जुमा रहेगा। और 27 को सवेरे कुल शरीफ का प्रोग्राम होगा और उस दिन छठी शरीफ होगी कुल शरीफ के दिन। 28 मई को चांद की 7 तारीख रहेगी और संदल शरीफ लास्ट बड़ा कुल वो रहेगा। तो आप सभी से पुरजोर गुजारिश है कि आप अपने अहल व अयाल और अपने परिवार के साथ, अपने बहन बेटों के साथ बेतकल्लुफ़ हमारे दादा मियाँ हुजूर के उर्सों में शिरकत फरमाएँ और किसी चीज़ की चिंता न करें। वहाँ सारी व्यवस्थाओं का माकूल इंतजाम किए गए हैं। आपकी हर परेशानी को नज़र में रखते हुए सारे इंतजाम पहले ही कर दिए गए हैं। और मैं सूफी आफ्ताब मियाँ मेरे तमाम मुरीदों को ताकीद करता हूँ कि वो ज़रूर आएँ और काम संभालें। क्या वह खिदमत का ये मौका है, अपने हाथ से न जाने दें और सवाबेदार हासिल करें। तो आप सभी से पुरजोर गुजारिश है, बेतकल्लुफ़ तशरीफ़ लाइए मेरे दादा मियाँ हुजूर के बहुत प्यारे उर्सों के अंदर, और आप और हम मिल कर के उर्स मनाएंगे। बड़ा मज़ा आएगा। हर चीज़ का वह इंतज़ाम हमारे मियाँ हुजूर ने पहले ही कर दिया गया और हमारी तरफ से भी हमारे लोगों के लिए अच्छा इंतज़ाम रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पीर तरीक़त सूफ़ी आफ्ताब अली शाह एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। आज माशरे का माहौल जिस तरीके से चल रहा है, उस माहौल के हिसाब से मैं कुछ कहना चाहूँगा। उसको लेकर के मेरे जो बिरादर हैं उनसे भी मेरी बात हुई, मेरे कई सूफी हजरात जो पीर भाई हैं उनसे भी सिलसिले में बातचीत हुई। मसला आता है लड़के और लड़की के वैवाहिक यानी निकाहशुदा जो लाइफ है उसके संबंध में। आज माशरे के अंदर किसी भी मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी हिंदू लड़की को किसी भी मुस्लिम लड़के से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। न प्यार मोहब्बत की आवश्यकता है। इस्लाम अदब का मकाम है, और अगर कोई लड़कियां बाहर जाती हैं तो वो कमी उसके अपने परिवार की होती है। मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी बरेली साइड की, एक लड़की को कोई देखने के लिए आए, उस लड़की को 41 दफ़ा रिजेक्ट किया गया, यह कह करके कि वो काली है रंग में। परेशान होकर के किसी एक हिंदू लड़की से वो दिल लगा बैठी और उससे शादी कर ली उसने। अब वो हिंदू बन के रही, मुसलमान बन के रही, वो बात की बात है। लेकिन आप बताइए ये कमी किसकी रही? क्या वो काली थी तो क्या उसके माँ बाप में कोई परेशानी थी, कोई कमी थी? क्या उन्होंने दुआ मांगी कि हमारी बच्ची काली पैदा हो? और लड़के आजकल के अपने आप को इस तरीके से समझते हैं हीरो। उनको ये समझना चाहिए कि मेरी शक्ल कैसी है, मैं कैसा दिखता हूँ। अपने घर में तो सभी चांद है, सभी हीरो हैं, लेकिन किसी को रिजेक्ट करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आजकल की जो ख्वातीन हैं जो अपने बेटों के लिए बहुएं ढूंढ रही हैं, वो भी आजकल माशाल्लाह हो रहा है। 100 में से 70% केसों में मैंने देखा है कि बहू देखने जाती है तो सबसे पहले तो वो उसका चेहरा, नाक, नक्श, चाल डाल में किस तरीके से बात होती है कि इसका तो नाक चपटा है, कुछ नहीं तो होठ चपटे हैं, होठ मोटे हैं, ललाट चौड़ा है, ललाट इसका तो घोड़ है, ये तो ऐसी है, ये तो रंग में सांवड़ी है, ये काली है, इसका तो एक दांत ही और है। मतलब कहने का मतलब क्या कि इसकी चाल पैर बहुत तिरछे पड़ते हैं। मतलब क्या है कि पहले तो लड़की के अंदर कमी, आप समझ रहे हो इस बात को? सबसे पहले लड़की में कमी, दूसरा आता है माली हालात
उसकी औकात, उसकी बारीकी कि ये हमें क्या देंगे दहेज में, या चलिए मुंह से नहीं मांग रहे फिर भी शादी करेंगे तो क्या देंगे। एक रिश्ता मेरे सामने ऐसा आया कि एक बंदे ने कई बार शादी करी आउट ऑफ राजस्थान, मेरे सामने का केस है ही। शादी करी तो माशाल्लाह उनको दहेज के अंदर उन्होंने बाहर से काफ़ी उनको सामान दिया, एक गाड़ी दी और एक जो समधन लड़के की माँ को सोने के झुमके वगैरह, पायजेब, हाथों की छोटी मोटी चांदी की चूड़ियाँ वगैरह दे दी। होंगे पैसे वाले, अब क्या पता क्या जेल थे, क्या पता कौन थे, दे दी। उन्होंने अपने दूसरे लड़के की सगाई यही हमारे पास में एक जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ कर रखी थी। तो अब वो लड़के की माँ जो वो बाहर से बहू लाई अचानक में, इस मोबाइल ग्रुप के रिश्तों के हिसाब से, जैसे आजकल चल रहा है ना निकाह ग्रुप, उस निकाह ग्रुप के हिसाब से उन्होंने अपने लड़के का रिश्ता एडजस्ट किया था राजस्थान के बाहर। हो गया, ये हो गया, दहेज मिल गया, सब कुछ हो गया, कर गया, चलिए। अब वो गई पास के एक जिले के अंदर जहां उसने अपने छोटे बच्चे का रिश्ता किया हुआ था। वहां जाकर के होने वाले समधी समधन को वो कहती है, देखिए साहब मैंने वहां फला जगह मेरे बड़े बच्चे की शादी करी थी, क्योंकि जब वो बारात लेके गई थी ना यहाँ से बाहर आउट ऑफ राजस्थान, मुश्किल चुनिंदा आदमियों को लेकर के गए थे, 8-10 आदमियों को, क्या तो किसी को नहीं ले गए थे, तो उनको बयान में को पता ही नहीं है। उनको वो कह रही है, देखो साहब मुझे तो मेरी समझन नहीं है, सोने की ये दिए, ये चूड़ियाँ दी मुझे चांदी की, ये पायजेब देखो, ये बाहर गाड़ी हमें दहेज में दी, दहेज में हमें वो दिया, हमें ऐसी दी, हमें वो दिया। घर में उनके सामान रखने की जगह नहीं है, सामान बहुत कुछ मिला उनको। सामने वाले ने दिमाग क्या लगाया पता है, कि ये हमसे भी मांग रहे हैं, ये हमें अगर बता रहे हैं इसका मतलब ये हमसे भी मांग रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं। इस तरीके से हमारे सामने बात रखी जा रही कि इतना कुछ उन्होंने दिया तो इतना कुछ आप भी दें, या कि मैं दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हूं, कट्टर खिलाफ हूं दहेज प्रथा के। और रही बात हेल्प की, तो हेल्प तो अपने यार दोस्त की भी करते हैं, तो बच्ची की भी कर सकते हैं, ऐसी क्या बात है, बेटों की भी कर सकते हैं, पड़ोसी की भी कर सकते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन मेरे नबी ने किस तरीके से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मौला अली का रिश्ता किया था, क्या किस तरीके से एडजस्ट किया था, जब मजबूरी भी नहीं और जब बात की बंदिश भी थी, या शरीयत और सुन्नत की बंदिश को भी मेरे नबी ने बरकरार रखा। पीछे की उम्मत के बारे में सोचा, सहाबा इकराम तो जोड़ा लेकर के आए थे, बता रहा महंगा जाने कितने ऊँटों की कीमत का, मेरे नबी ने डाला, खोला, कहा इसको बेच के गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, क्योंकि आज मैं महंगा जोड़ा पहनो। साहबा ने फरमाया हुजूर हम लाए, हम पहना रहे, कि आज तो आप मुझे पहनाओगे, कल को मेरे उम्मती को कौन पहनाएगा, कल को वो फिर उनका क्या होगा। उस चीज़ को नज़र में रखते हुए सारे काम होने चाहिए, वही हम उसी तरीके से चलेंगे। बड़े मेरा भी एक ग्रुप चल रहा है, निकाह ग्रुप शाह आफ्ताबिया, उसके थ्रू तकरीबन 7 रिश्ते मेरे ग्रुप में हुए हैं। जहाँ हम बीच में पड़ गए वह दहेज साफ, कोई वजूद नहीं दहेज का, कोई लड़ा दड़ा नहीं है। तो दूसरी चीज़ देखी जाती है लड़की के माहौल, उसकी औकात, उसकी हद, लड़की की उसके माँ बाप कितने में, किसके माँ बाप के पास कितना चून है, या क्या दे देंगे। ये तो 2 बातें तो पहले हो गई। अब लड़की की क्वालिफिकेशन, लड़की पढ़ी हुई कितनी है, ये बात की बात है, आपने समझा। पहले औकात, फिर लड़की का नया नक्श, लड़की देखने जाने वालों की बात कर रहे हैं हम, फिर वो बाद में पूछते हैं कि साहब इसकी क्वालिफिकेशन, या यो कहे कि उसने इल्म कितना हासिल किया है, पढ़ी लिखी कितनी, उर्दू अरबी की है कि नहीं, हिंदी अंग्रेजी की है कि नहीं। और वो हो तो हो, ना हो तो हो। जब हैसियत औकात जब इस तरीके से खुल के आ जाती तो फिर उसमें वो वैसे लोग एडजस्ट करते हैं, वो लालच में करते हैं, और करना भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मकसद कहने का ये है कि बाद में ही क्वालिफिकेशन। अब उसके अलावा भी कभी मौका आ जाता है, कोई व्यापार धंधे में, काम धंधे में कोई परेशानी में, तो सबसे पहले लड़की को ये कहा जाता है कुछ % मामलों में कि तेरे पापा को फ़ोन लगाने में इतने हजार की थोड़ी हेल्प कर दे, फलाने काम में अटक रहे। ये मुसलमानों में भी मैंने देखा है, ये पता नहीं किन के रिवाज है, ये आजकल चल रहा है। मेरे भाइयों मेरी बात सुनिए, आप लड़कियों को रिजेक्ट करना बंद करें। मैं प्रत्येक लड़के को ये कहता हूँ, लड़की देखने जा रहा है,
छोटी मोटी चीज़ को एडजस्ट करना सीखें। सबसे पहले आईने में अपनी शक्ल देखें कि वो कौन से विलन से मैच कर रही है, पहले अपनी शक्ल को देखें, बाद में लड़की देखने जाए, खुद में कमियां देख ले कितनी है, बाद में सामने जाके बात करें। एक लड़का था, उसने 40 खूबियां 20 साल की उम्र में लिखी लड़की के अंदर, 40 खूबियां, समझ रहे हो आप। और खूबियां ऐसी थी कि लड़की खूबसूरत हो, लड़की की आंखें ऐसी हो, लड़की के बाल ऐसे हो, लड़की के हाथ पाँव ऐसे हो, लड़की इतनी पैसे वाली हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, गोरी हो, उसके बाल इतने लंबे हो, उसको गाड़ी चलाना आता हो, उसको इंग्लिश बोलना आता हो, उर्दू बोलना आता हो, और भी बोलना आता हो, उसकी चाल इस तरीके से, मतलब ऐसे करके उसने 40 बातों का एक फॉर्मेट बना के रखा था, जिसमें नौकरी भी थी, पैसा भी था, रंग रूप भी था, मतलब टोटल चीजें। तो 20 साल का था उस समय। अब वो 20 साल की उम्र चली 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 चली, रिजेक्ट करता रहा लड़कियों को। वो जो 40 शेड्यूल में से 40 की 40 में से कोई 2-4 भी कमी होती, नहीं 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 नहीं, ये मेरे मामले में नहीं बैठ रही। जब 25 साल का हुआ, उसमें से उसने 5-7 खूबियां मिटा दी, पीछे रखी उसने 32 खूबियां। 32 खूबियों के हिसाब से वो लड़की ढूंढ रहा, 25 साल का होकर के उसके माँ बाप ढूंढ रहे। लड़कियां मिली, कहीं मिली, लेकिन वही बात, कमी, उनमें कमी निकाल दी। उसमें तो ये मतलब, और उसकी वो 32 खूबियों में मैच नहीं हो रही थी। उसने फिर साहब 30 साल की उम्र तक आते आते 7 खूबियां फिर मिटा दी। इतनी बची 25, यानी 25 खूबियां 30 साल की उम्र में 25 खूबियों वाली लड़की वो ढूंढ रहा था। फिर 5 साल बीते, उसने गुस्सा खा करके 10-15 खूबियां मिटा दी। 10 में 12 खूबियां हटा दी, 25 में तो 12 रह गई, 13 खूबियां रह गई। अब 35 साल उम्र, 13 खूबियां, बहुत मुश्किल। अब उसके बाद में 40 साल के हो गए आप, फिर 8 खूबियां मिटा दी, फिर 5 खूबियां रखी। 45 के हो गए, तब भी उनका नसीब ऐसा था, गधे के खुर से लिखा हुआ, रिश्ता मिला ही नहीं। मिला तो अब लोगों ने उनको रिजेक्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि वो इस तरीके से माहौल में क्रिएट हो चुके थे, इस तरीके से बदनाम हो चुके थे माशरे में कि लड़कियों को रिजेक्ट करता है। अब लड़कियों ने, ख्वातीन ने उसको रिजेक्ट करना चालू कर दिया। लास्ट में एक खूबी रखी उसने 45 साल की उम्र में, शादी करनी है, निकाह करनी है, सिर्फ एक औरत चाहिए, उसमें भी बिरादरी नहीं, नो बायर कास्ट, किसी भी कास्ट की वो चलेगी, मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाली हो, दीनदार, सिर्फ औरत, जाहिल हो, अनपढ़ हो, कैसी हो, मुसलमान। अब मुझे बताइए क्या खाया उसने ऐसा? अब 45 की उम्र में कहाँ मिल रही है लड़की? लड़की मिलेगी 45 की उम्र में, औरत मिलेगी, और वो भी पता नहीं कितने बच्चों की माँ। 1000 में से 999% के अंदर ये लड़कियां नहीं मिलती 45 की उम्र के आसपास। मेरे भाइयों, माशरे के बच्चों को रिजेक्ट मत करें। आप रिजेक्ट कर देते हो, उनका दिल रुझ जाता है कि मुझ में ये कमी है, मुझे पता ही नहीं था। कोई दूसरा आता है फिर रिजेक्ट करता है, उनका दिल टूट सा जाता है, तो ऐसे ख्यालात हो जाते हैं कि मुझे शादी करनी नहीं है। और फिर ये आलम होता है कि बाहर, चाहे वो हिंदू लड़का हो, चाहे वो गैर कास्ट, या समझ लीजिए कि कोई और बिरादरी का लड़का हो, उसकी तारीफ़ करता है। उसको जैसे कह दिया कि मान लीजिए किसी लड़की को, तुम तो शायद है जो, मान लीजिए कि आप वहीदा रहमान लग रही हो या मधुबाला लग रही हो, तो उसको लगता है कि ये ही मुझे पहचान पाया है, इसने ही मुझे उस नज़र से देखा है, बाकी जितने भी देख रहे थे मुझ में कमियाँ निकाल रहे थे। फिर उसकी तरफ रिएक्ट होती है, धीरे धीरे उसका रिएक्ट होना प्यार में तब्दील हो जाता है। आगे फिर वो पता नहीं बक्के जाती है, बक्के ले जाने वाला उसको प्यार करता है, मारता है, बेच देता है, उसके गुर्दे कितने निकालता है, वो सब बात की बातें। क्योंकि बकरे वाली लड़कियों के माँ बाप भी उनसे नफरत करने लग जाते हैं, तो पीछे कोई बोलने वाला ही नहीं। एक लड़की के बयान मैंने सुने, अभी हिंदू लड़की है, वो मैरिज करना है, अरेंज मैरिज? देखिए, लव मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अरेंज मैरिज करना है। क्यों? इसका ही जवाब देते हैं। और लड़कियों के लिए भी ये सीख है, बाबू जिंदगी में कभी लव मैरिज मत करना। क्यों? अगर हम लव मैरिज कर लेंगे तो जानते हैं, जितना दिन मेरी इज्जत मेरे पास है ना प्रिंस जी, वो कहेगा तुम देवी हो,
जिस दिन मेरा इज्जत उसके पास चला जाएगा, पता है वो क्या कहेगा? जब तुम अपने माँ बाप की नहीं हुई, जो 9 महीना कोख में रख के पैदा किया, तो तुम मेरी क्या होगी? इससे अच्छा जहाँ माँ बाप कराए वहां करना चाहिए। वो कभी भी ये नहीं चाहता है कि हम गरीबी में रहे तो मेरा बच्चा भी गरीबी में रहे। वो 5 रुपये कर्ज लेकर के अपने से अच्छे घर में देंगे, और कुछ होगा तो हम अपने माँ बाप के पास आके रह सकते हैं ना यार, रो सकते हैं। सही बात। तो इंसान को ये सोच रखना चाहिए, जो जन्म दिया, जो पोस पाल के बड़ा किया, उसके आज 5 साल के प्यार के लिए उसको थोड़ी ठुकरा देंगे, इतना आम थोड़ी ना है। उसका कहना है कि शादी अरेंज मैरिज, यानी जो माँ बाप एडजस्ट करे रिश्ते को, जिस तरीके से मेरे नबी ने हजरत फातिमा के रिश्ते को एडजस्ट किया था, उस तरीके से अगर रिश्ता हो तो रिश्ता करना चाहिए। कल को ऑप्शन होता है लड़की के पास, माँ बाप ने शादी करके भेज दिया, दूल्हा कुछ कह रहा है, दूल्हे की माँ कुछ कह रही है, कल उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार होता है, कुछ भी अनैतिक होता है, तो वो कम से कम अपने माँ बाप से फ़ोन पे बात कर सकती है, भाई से बात कर सकती है, वापस मुंह उठा करके अपने घर पे आ सकती है, माँ बाप के घर पे। क्या हालांकि उसका अपना घर तो ससुराल है, माँ बाप का घर भी उसका अपना घर है। लड़कियों के 2 घर होते हैं, लड़के का तो एक ही होता है, लड़कियों के 2 होते हैं। वो आ सकती उठा करके, मुँह उठा करके, तो मुझे नहीं रहना यहाँ पर। इस तरीके से मेरे साथ ये हो रहा है, मुझसे दहेज मांगा जा रहा है, जो मारा पीटा जा रहा है, मेरा शोर नशा करता है। वो मेरे नबी ने तो छूट दी है, मेरे नबी ने इसमें छूट दी है पूरी सुन्नत में, कि अगर आपको शोर ऐसा मिले, नशेड़ी बंगेड़ी जुआरी अय्याश, तो आपके साथ अगर वो एडजस्ट नहीं हो रहा है और आपके बोलने पे आपके साथ वो गलत कर रहा है या अनैतिक कर रहा है, आप आराम से अलग हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो उसके अंदर, तलाक ले सकते हो, दूसरा रिश्ता वो कर ले, दूसरा रिश्ता वो कर ले। मेरे नबी ने इसमें छूट डाली ताकि लड़कियों की ज़िंदगी खराब नहीं हो। मेरे नबी ने 11 निकाह किए थे, उनमें आप देख लीजिए, और तो कोर्ट थी, कैसी थी, क्या क्या मसला था, किस किस माहौल के हिसाब से उनका निकाह हुआ। उन्होंने नारी उत्थान के लिए ही सब कुछ ये किया था, औरतों को पुरुषा दी। उस दौर की बात है जब सती प्रथा थी, औरतों को जिंदा जलाया जाता था, औरतों के बाल काट करके उनको घुमाया जाता था। तो उस दौर के अंदर मेरे नबी ने औरतों को पुर उठाया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 40 साल की थी, मेरे नबी 25 साल के थे, वो आपने उनसे निकाह किया था। और रिवायतों में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन आज के दौर में, आज के हिसाब से 11 निकाह की जरूरत नहीं है, 2 निकाह की भी जरूरत नहीं है। आज एक मियाँ एक बीवी, उसके 1 या 2 3 बच्चे बहुत है, उन्हीं का ही खर्चा बड़ा महंगा पड़ रहा है। आज महंगाई का दौर है, हर आदमी गवर्नमेंट सर्विस नहीं लग सकता। हाल ही में मेरे बात सुनने में आई, एक बच्ची थी जिसने शादी करी थी पास ही के गाँव में, 2 बहनें थी, दोनों ने शादी करी, आराम से रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के बच्चे, दोनों के पति भी बड़े प्यारे हैं। लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए, क्या पता वो लड़का किसी से दिल लगा बैठा, तो बताओ उसके सामने उस लड़के ने दूसरा निकाह कराया, बताइए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, एक बीवी है, जमती हुई जस्ती हुई नई उम्र की लड़की, वो लड़का नई उम्र का, और बताइए उसने दूसरी शादी कर ली। अब मुझे बताइए क्या जरूरत पड़ रही है उसने, मैं समझ में नहीं रही कैसे एडजस्ट करेगा दोनों को। सबसे पहला तो होता खाना पेट भरना, बाकी चीज़ें तो बाद में है। आज महंगाई का दौर है भाई, इतनी महंगाई है आज बाजार के अंदर, एक बच्चों को पढ़ाना भारी है। ये सब चीज़ें गलत है। एक औरत के होते हुए दूसरी शादी करने का मतलब पहले का दिल तोड़ना। कुछ ऐसे हालात अगर क्रिएट हो रहे हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, पहली औरत बीमार रह रही हो, कुछ ऐसा मसला फंस गया कि अब तो जरूरी है घर में कामकाज के लिए, घर में कामकाज के लिए कुछ छोटा मोटा जो भी है, रोटी पानी, उसके लिए आदमी बाहर काम करता है, पीछे कोई है नहीं, या है तो वो साथ नहीं, ऐसे हालत में वो औरत खुद ही के डालती है, फिर कभी अब एक और शादी कर लो आप। तो ये ऐसे केसेज 1 लाख में कोई एक केस होता है, मजबूरी वश। बाकी आज के लोगों ने दूसरी शादी को मजाक बना रखा है। ये हम भी ये चाहते हैं कि नारी उत्थान, यानी औरतों का भविष्य खराब नहीं हो, लड़कियों का भविष्य खराब नहीं, लड़कियों को रिजेक्ट मत करिए। देखना चाहते हो देखो, कोई 19-20 कमी हो छोटी मोटी, उसको एडजस्ट करना सीखे। औलाद जो पैदा होती है तो दोनों के गुण सूत्रों से पैदा होती है, उसमें दोनों के गुण आने हैं, दोनों का रंग रूप आना है, ऐसा कुछ भी नहीं। घर में भाईचारे, मोहब्बत, इखलाक, इत्तेफाक का माहौल बनाए रखें। समय पे हर लड़के को चाहिए कि वो निकाह कर ले, वक्त पे कर ले, ठीक है, 1 2 3 साल ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों को रिजेक्ट करने में अपनी उम्र ना निकाले। और लड़कियों से भी मेरी गुजारिश है कि वो लड़कों को भी मतलब
देखे, मान लो जैसे माँ बाप फोटो वगैरह दिखाते करते, तो कई दफ़ा ऐसा होता है लड़कियाँ भी क्या डालती, मुझे तो इससे शादी नहीं करनी, बड़ा तो बेकार है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा दिख रहा है, इसकी तो नाक तोते की तरह दिख रही है, इसका होठ यूँ दिख रहा है। इस तरीके से बातें लड़कियों को भी नहीं करनी चाहिए। छोटी मोटी चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए, अपने को समझौता, कुछ हद तक समझौता करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत समझौता कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं किसी से झगड़ा होता है, बीच में छुड़ाने वाले आते नहीं आते, तो वो कहता है तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, तो कुछ वो उधर सुनता है, कुछ वो इधर सुनता है, तो झगड़ा खत्म होता है कि नहीं होता है। ये ज़िंदगी का हाल है। कुछ समझौता लड़की कर ले, कुछ लड़का कर ले, आराम से मोहब्बत के साथ जिए। 6 महीने बाद तो पता भी नहीं चलेगा। और शरीर ये काला पीला गुलाबी नीला जो भी है, जैसा है, किसी भी लड़के लड़की को देख लो, शुरू में सब बातें हो रही है, जैसे निकाह हुई वो अगर 1 महीना 2 महीना भी अगर वो साथ रह लिए, तो फिर शरीर मायने नहीं रखाता, वो रूह से जुड़ जाते हैं, फिर उनकी रूहें जुड़ जाती, उनकी रूह में प्यार हो जाता है। तो उसके बाद फिर वो शरीर नहीं देखा जाता, फिर वो लड़की बीमार भी होती है। लड़का अगर खानदानी समझदार है तो लड़की का साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके साथ कैसा ही हादसा क्यों नहीं हो जाए लड़की के साथ। और लड़की अगर खानदानी समझ लीजिए कि पीरों की तरीके से जुड़ी हुई है, तब भी वो लड़के के साथ दगा नहीं करेगी, उसके साथ रहेगी, चाहे लड़के का पाँव क्यों नहीं कट जाए। फिर शरीर मायने नहीं रखा था, फिर रूह का मिलाप हो जाता है। और जैसे लड़का मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, ताने देता है, तो रूह में तो नफरत बढ़ती है, शरीर तो जो कहते हैं, रूह के अंदर ही नफरत बढ़ती है। और लड़की अगर कुछ गलत करती है, घर में माहौल बिगाड़ती है, तो लड़के की रूह में नफरत बढ़ती है। इसको कहते हैं ना, दिल से मेरा दिल नहीं चाहता। वो दिल क्या है? रूह तो है वो। तो जिस तरीके से प्यार रूह में मिल जाता है, प्यार रूह का रूह से प्यार होता है, वैसे नफरत भी रूह की रूह से होती है। तो मुआशरे के अंदर, जैसा कि मैं कह चुका हूं, आप अपने घर परिवार को साथ लेके चले। जवान बच्चियों को अगर मोबाइल ना दे, और अगर मोबाइल दे तो उन पर नज़र रखें, उनको समझाएं, उनको इल्म से वाकिफ़ करवाएं, तरीक़त से वाकिफ़ करवाएं, और पीर परस्ती को अड़के मना लें। मैं वापस घूम फिर के उसी बात पे आ जाता हूँ, क्योंकि खुद एक पीर हूँ ना, इसलिए चीज़ भूल नहीं पाता, और शायद मरते दिन तक भूलूंगा भी नहीं। पीरों की निस्बत से जुड़े, पीरों से तरीक़त ले, तरीक़त नज़र से ली जाएगी, ध्यान रखना। पीर साहब के तौर तरीक़े क्या है, पीर साहब के घर गए तो अपने बीवी के साथ कैसे रहते हैं, बच्चों के साथ उनका बिहेवियर क्या, वो चीज़ें देखो, उसको पकड़ो। पीर साहब से कुछ जानना चाहते हो तो पूछो। घर में शोर से अगर तकलीफ़ है तो इसका बैठ करके हल निकालो, बीवी से तकलीफ है तो बैठ करके हल निकालो। किसी बाहर जाके किसी गैर को बुराई नहीं करनी, शोर की ना, औरत की बाहर बुराई करनी। ऐसे एक दौर के अंदर एक कोई साहबा थे, तो एक साहबा, उन साहबा के घर में बड़ा झगड़ा होता था, मियाँ बीवी के अंदर बहुत झगड़ा होता था, आवाज़ आती थी बाहर। तो उनके एक दोस्त ने पूछा कि क्या बात है, तुम्हारे घर से बड़ी आवाज़ें आती हैं। कि यार छोड़ो, कोई बात नहीं है, नबी ने फरमाया घर की बातों को बाहर नहीं करना चाहिए, घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। तो ठीक है, चलो, लड़ते चलता रहा। ऐसे हालात आए कि उस साहबा का तलाक हो गया उस ख्वातीन के साथ में। तो पूछा यार अब तो बताओ तुम्हारे घर में किस बात का झगड़ा होता था, अब तो वो औरत से तुम्हारा तलाक भी हो गया। बोला यार तलाक हो गया, वो मेरे लिए गैर ख्वातीन हो गई, किसी गैर ख्वातीन की क्या बात करना, गैर औरत से अपने क्या लेना देना, क्या उसकी बात करनी। तो बताइए नबी ने उस दौर के अंदर उस माहौल को किस तरीके से मतलब सजाया था, उस माहौल को। उनके साहबा ने कहा कि पहले तो बीवी की बात बाहर नहीं करनी चाहिए, तो दोबारा वही मसला आया तो क्या बोला कि अब वो गैर हो गई, गैर औरत की क्या बात करनी। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझें, इस बारीकी को देखें और अपने बड़ों का अदब करें, उनका मान सम्मान बरकरार रखें, उनका अहल-ओ-याल अदब एहतराम बरकरार रखें, उनकी खिदमत करें और पीरों की निस्बत से जुड़े। मेरे नबी जब मेराज के सफ़र से फ़र्ज लेकर के आए अल्लाह के यहाँ से, मेरे नबी ने यह भी कहा कि मैं इल्म का सागर, अली इल्म का दरवाज़ा, जो कुछ पूछना अली से पूछ लो वही काफ़ी है, मेरे तक तो आने की जरूरत ही नहीं। तो अपन अली वाले हैं, मौला अली वाले हैं। तो जब नबी ने कह दिया कि मौला अली से ही पूछ लो, तो फिर तो मौला अली कौन थे? आपके खलीफा थे लाडले। तो अब ये उन खलीफाओं दर खलीफा, खलीफा दर खलीफा, सज्जाद की दर सज्जाद की आगे से आगे चला रहा है मामला, और आज का आपके सामने सब कुछ है। तो आइए और देखिए, जुड़िए अहले बैत की इस निस्बत से।
अपना पीर कायम करे, दायम करे, अपना पीर से रास्ता कायम रखे, दायम रखे। और जो भी मसले मसाइल हैं उनसे बैठ करके इखलाक के साथ उनको पूछ सकते हो आप। जब कभी भी कोई ऐसे मसले फंस जाए तो उनसे मशवरा कर सकते हो। ये पीर परस्ती है, ये मामला सारा का सारा पीछे मौला अली का चल रहा है। तो कहिए आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? मेरे शब्दों को सुने, समझे, दिमाग में उतारे। मैंने खास तौर से लड़के और लड़कियों के रिश्तों के बारे में बोला है। ये रिजेक्ट जो की जाती है लड़के लड़की एक दूसरे को, ये रंग रूप को लेकर के और चीज़ को लेकर के। जैसे कई दफ़ा ऐसा होता है कि यार फला जगह रिश्ता कर रहे हैं, उसके घर में है क्या 20,000 का सामान, उसके घर में नहीं, क्या दे देगा अपने को, अपने को दे क्या देगा वो, क्या मतलब है वहाँ रिश्ता करने। तो ये चीज़ें ख़त्म करें, लड़की को देखे, लड़की का इल्म देखे। और हर दिन वैसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अपनी लड़कियों को हिंदी, उर्दू, अरबी, इंग्लिश, संस्कृत, हर चीज़ों का, भाषाओं का एक उम्र के रहते हुए इन चीज़ों का इल्म, नॉलेज दिलवाएं। हर जगह ऐसा नहीं है कि लड़कियां बदमाश है, हर जगह ऐसा नहीं है लड़के बदमाश है। हमारे शहर के अंदर करीब करीब सुकून है, हमारे आसपास के शहरों में भी सुकून है। लड़कियां पढ़ रही है, कॉलेजेस पढ़ रही है। बहुत से कहते हैं ज़माना खराब है साहब। हमारी रिलेटिव में एक जगह मैंने कहा एक बच्ची कौन दिन पढ़ रही है 7, इसको उर्दू अरबी मदरसा दूर पढ़ता अंदर है। अरे तो इसको भेजो भाई, अजी ज़माना ख़राब है। मैं पूछ रहा हूँ 7वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की का क्या ज़माना ख़राब है? अगर वो क्या हम तो इसको 8वीं में पढ़ा के छुड़ाएंगे। मैंने कहा तो 10वीं तो पढ़ाओ, 12वीं तो पढ़ाओ, पास में तो स्कूल आएगा। ज़माना ख़राब है। बताओ वो गांव है, उस गांव के अंदर मुश्किल से कोई 1000 आदमी की वो नहीं है पॉपुलेशन जिसमें वो ये बात कह रहे हैं। तो अपनी इस संकीर्ण सोच को ख़त्म करें, इस सोच को हटाएं, अपने बच्चों पे विश्वास करना सीखें, अपने बच्चों को घर के अंदर वो माहौल, वो तरीके सिखाएं, बाहर जाकर के वो आपसे गद्दारी न करें, धोखा ही न करें। कहिए मेरी आपको ये बातें कैसी लगी, मेरी जानकारी कैसी लगी? आप सभी आज रात के लिए मैं दुआ खैर करूंगा। आप सभी से गुजारिश है दुआ खैर में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।